नमस्कार मित्रों, मैं डी आर सहारण और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन। मित्रों, उत्थान एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं पहली मर्तबा आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं और आप सबसे बात करते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको भी मेरी बात अच्छी लगेगी। मित्रों, मैं हिंदी विषय से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हूं और मैंने वर्षों तक हिंदी को पढ़ा है और पढ़ाया है। हिंदी हमारी देश की प्रधान भाषाओं में से एक है और हम सबका ये दायित्व बनता है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हिंदी को शुद्ध रूप में लिखें, शुद्ध रूप में पढ़ें, उसका शुद्ध वाचन करें और शुद्ध रूप में उसको समझें। इस कौशल को विकसित करना मैं समझता हूं हर विद्यार्थी का और हर शिक्षक का एक दायित्व है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि अमुक व्यक्ति की हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी अच्छी होने का भाव यह है कि वो व्यक्ति हिंदी का शुद्ध वाचन करता है, शुद्ध रूप में उसका लेखन करता है, शुद्ध रूप में उसका पठन करता है और शुद्ध रूप में उस बात को समझता है। और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग हिंदी का शुद्ध रूप में बर्ताव करें, शुद्ध पढ़ें और शुद्ध पढ़ाएं। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं इसी उद्देश्य को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं हिंदी विषय की कुछ बारीकियों को लेकर आप सबके साथ बात करूंगा। मैं एक बात जानता हूं कि जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनमें से अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। कुछ विद्यार्थी भी हैं स्कूल लेवल के, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कुछ हमारे साथी यानी शिक्षक वर्ग के भी लोग हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मित्र भी हो सकते हैं जो उम्र में और अनुभव में और ज्ञान में मुझसे कहीं बड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों के लेवल की बात को करने की आप सबके बीच कोशिश करूंगा। आज हमारी चूंकि प्रथम क्लास है और मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। एक बहुत विडंबना की बात है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उस दौर से गुजरे हैं, वो उस बात को भली भांति जानते हैं कि हम लोग 12वीं के बाद कॉलेज, बीएड, एमए तमाम डिग्री करने के बाद जब हम लोग कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं तो हमारी हिंदी की जो पढ़ाई है वो पुनः उसी स्तर से शुरू होती है जिस स्तर से हम लोगों ने हमारी प्रथम कक्षा में उस बात को शुरू किया था। इस बात को तमाम लोग जानते हैं और आज मैं भी अपनी बात को वहीं से शुरू करूंगा जब हम लोग स्कूल में पहली बार हमने एडमिशन लिया और हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षक ने हमें जहां से पढ़ाई की शुरुआत करवाई, वहीं से हम लोग बात करेंगे। मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटी छोटी बातें आप सबके बीच करने वाला हूं, क्योंकि बड़ी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने इतने सालों तक पढ़ाई की है तो बहुत सारी बड़ी बातें हैं जो आप लोग जानते हैं। मैं छोटी छोटी बातें करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उन बातों को आप समझेंगे। मेरा आज की कक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, आपको इस बात का पता चलना चाहिए कि हम लोग हिंदी में क्या गलतियां करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो छोटी छोटी कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी त्रुटियां हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ऐसे कई उदाहरणों के माध्यम से आपके साथ बात करूंगा। चलिए, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। हम लोग दुनिया की किसी भी भाषा की अगर बात करें तो उसमें तीन चीजें होती है: वर्ण, शब्द और वाक्य। जिन लोगों ने हिंदी की व्याकरण पढ़ी है वो लोग जानते हैं। पूरी हिंदी व्याकरण जो है उसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इन तीन विचारों के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के तमाम जो बिंदु हैं वो शामिल हो जाते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ण से। वर्ण का आशय है भाषा की लघुतम एवं अविभाज्य इकाई
सवाल पूछा जाता है कि किसी भी भाषा की, ये हिंदी भाषा की बात नहीं है, दुनिया की किसी भी भाषा की हम लोग बात करेंगे, उसकी सबसे छोटी इकाई, उसके लघुतम इकाई या उसकी अविभाज्य जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। और हिंदी में जब हम लोग वर्णों की बात करते हैं और सारे वर्णों को एक निश्चित क्रम में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। माला का मतलब होता है कतार या पंक्ति, यानी वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है जब, तो उनका जो पूरा समूह है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। मैं बहुत सामान्य बात कर रहा हूं, इसलिए आप लोग इजी होकर बात को सुनिएगा। वर्णमाला का जब हम लोग विभाजन करते हैं तो अलग अलग विद्वान इसका विभाजन अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका मोटा मोटा विभाजन है वो 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में जिन वर्णों का उपयोग होता है उनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोगवाह। हम लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या जो है वो हिंदी वर्णमाला में 11 मानी गई है और जो अ से लेकर औ तक हो जाती है, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर माने जाते हैं। और व्यंजनों की जब बात करते हैं तो व्यंजन क से लेकर ह तक होते हैं और जिनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है और अयोगवाह जो है उनकी संख्या 2 मानी जाती है और इसमें 2 वर्ण आते हैं, अंग और अह, अथवा इनको हम लोग ये कहते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। मैं फिर बता देता हूं कि मूल रूप से या मुख्यतः वर्णों के 2 ही भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन तीसरा जो भाग है अयोगवाह, इसको अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वर्ण जो न स्वर है और न व्यंजन है उनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं और उसमें हिंदी वर्णमाला के 2 व्यंजन, सॉरी 2 वर्ण कह सकता हूं, वो शामिल होते हैं, अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। ये इसका मोटा मोटा विभाजन है। बाकी जब पूरी वर्णमाला की हम लोग बात करेंगे तो वर्णमाला पे 10 घंटे बात की जा सकती है, वर्णमाला पे कई कक्षाएं हो सकती हैं। जब हम लोग अ से शुरू करके और अंत तक जाएंगे तो बहुत सारी और तमाम तरह की बातें होगी, लेकिन वो सारी बातें एक कक्षा में संभव नहीं है। आज तो मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि हम लोग गलती क्या करते हैं। कई बार स्कूल में हम लोग बात करते हैं, विद्यार्थियों को जब अ आ की हम लोग बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बातें हमें आती हैं। बेशक आती हैं, आप लोगों को वर्णमाला सबको आती है, क्योंकि किताब पढ़नी आती है, किताब लिखनी आती है। हम लोगों ने कई परीक्षाएं पास की है, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको वर्णमाला और हिंदी सारी आती है। लेकिन वो कौन सी छोटी बातें हैं जिनसे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं और उसके कारण बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। जब मोटा मोटी सोचते हैं तो उन गलतियों का कोई महत्व नहीं, लेकिन जब गंभीरता से और सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करते हैं तो वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आप लोगों को, 2-4 बातें आज की कि क्या त्रुटि हो। देखिएगा, एक तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि जब क वर्ग की हम लोग जब पंक्ति लिखते हैं तो इसका जो 5वां वर्ण है, क ख ग और घ के बाद जो 5वां जो वर्ण आता है, इसको बहुत सारे विद्यार्थी गलत लिखते हैं और गलत लिखाते हैं या गलत पढ़ते हैं। दोनों ही चीजें बता रहा हूं आपको। इसके लेखन में भी दिक्कत है और इसके उच्चारण में भी दिक्कत है। इसका हम लोग लेखन भी गलत करते हैं और उच्चारण भी गलत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो इसकी त्रुटि करते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों को बहुत बार ऐसा गलत लिखते हुए और गलत उच्चारण करते हुए देखा गया। आप लोग बताइएगा कि यह 5वां जो वर्ण है क्या होना चाहिए। दिक्कत क्या है बताऊं आपको मैं। यहां पर 2 चीजें हो जाती हैं। कुछ लोग तो इसको इस प्रकार लिखते हैं और कुछ लोग इस प्रकार लिखते हैं। मैं इन दोनों पे बहुत गंभीर चर्चा करने वाला हूं। क्या फर्क है
एक के जो बिंदु लगा है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है और दूसरा जो है उसके बिंदु नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये बात बहुत छोटी है। हम लोग करते क्या है, कई लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और एक मित्रों फिर निवेदन कर देता हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और आप लोग कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की ऐसी ये विडंबनाएं हो सकती हैं, जो लोग नए नए अभी तक इस क्षेत्र में आए हैं। तो इनमें से क्या करते हैं, कई विद्यार्थी तो परमानेंट इसको लिखते हैं, कई लोग हमेशा ये लिखते हैं और कई लोग अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं। कभी मर्जी पड़ी तो हम लोगों ने बिंदु नीचे लगा दिया और जब हमारी इच्छा हुई तो हम लोगों ने कभी पीछे भी लगा दिया। लेकिन सही क्या है, होना क्या चाहिए, उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं क ख ग घ और ड़ पढ़ते हैं ड़, जबकि ड़ जो उच्चारण है वो पूरी तरह गलत है। ड़ जो वर्ण है जिसका आप उच्चारण करते हैं वो क वर्ग की पंक्ति में कहीं भी नहीं आता। तो आता क्या है, मैं उसको बोल रहा हूं, सुनिएगा, बात को समझिएगा। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ङ कंठ से बोलते हैं। क वर्ग जो पूरा है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए क ख ग घ ङ ये बोलना चाहिए। जबकि आप बोलो क ख ग घ ड, अब ड बोलते ही उसका उच्चारण का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो एक तो इसका उच्चारण आपको ड नहीं करना, कहीं भी क्या उच्चारण करना है, ङ करना है। ङ ङ ङ, अंग नहीं पढ़ना, अंग नहीं है, ङ अ नहीं पढ़ना, ङ पढ़ना, ङ। ठीक है, अब इसका मतलब इनमें से ङ है कौन सा, ये सही है, ध्यान देना। क वर्ग का जब पांचवा वर्ण लिखते हैं हम लोग तो उसमें बिंदु जो लगाना है वो हमेशा पीछे की तरफ लगाना है और इसका उच्चारण होता है ङ। और जिसके बिंदु नीचे होता है, तो क्या ये वर्ण होता नहीं है, बिल्कुल होता है, ये होता तो है। लेकिन हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजनों की जब बात करते हैं हम लोग, क से लेकर ह तक की जब बात करते हैं तो उनमें ये व्यंजन कहीं भी नहीं आता है, ये इसके बाहर है, उन 33 व्यंजनों के बाहर है। लेकिन उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर बात करें, ये जो वर्ण है वो पता है कौन से वर्ण में, कौन से वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में। इसलिए आता है कि आप लोग जानते हैं कि ट वर्ग का एक वर्ण है ये, ट ठ के बाद ये आता है, ट ठ के बाद ड आता है, ट ठ उसके बाद आता ड। तीन हो गए, समझना बात को। एक तो ऐसा है जिसमें कोई बिंदी नहीं है, एक ऐसा है जिसके पीछे बिंदी है और एक ऐसा है जिसके नीचे बिंदी है। इसका उच्चारण तो है ड, ट ठ ड। ठीक है, और जिसके बिंदी पीछे है वो क वर्ग का पांचवा वर्ण है और उसका उच्चारण है ङ, और जिसके बिंदु नीचे है उसका उच्चारण है ड़। और ये मूल 33 व्यंजनों में शामिल नहीं है, लेकिन उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसको ट वर्ग के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और ट वर्ग पूरा मूर्धन्य कहलाता है। ठीक, तीन बातें क्लियर होनी चाहिए, ड़, ङ और ड। मैं तीन उदाहरण देके बताऊं आप लोगों को, देखिएगा आप लोग। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इसको देखो आप लोग, पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है, लड़का। और इसको मैं अगर इस प्रकार लिख दूं, इस प्रकार, तो बताइए फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कई बार पूछा जाता है कि इन चार विकल्पों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है। और इस प्रकार के शब्दों में अगर इस प्रकार की कोई चीज हो गई तो कई बार हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। याद रखना मित्रों, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं लड़का, ड़ पढ़ रहे हैं ड़, इसका मतलब क्या हुआ, लड़का पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब यह हुआ कि वहां ड़ लिखना है, और ड़ कौन सा होता है, जिसके बिंदु कहां होता है, नीचे होता है। इसलिए ये जो शब्द है वो सही है और ये जो शब्द है वो क्या है, गलत है। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसको पढ़ना क्या चाहिए फिर हमें, एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये लिख के ये चिन्ह लगा दिया, इस चिन्ह को आप लोग जानते हैं, वो हल चिन्ह कहते हैं, हल चिन्ह या हलंत कहते हैं हम लोग इसको। और ये पढ़ लिया, इसका उच्चारण मालूम है क्या होगा, इसका उच्चारण ये होगा। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं लंका। क्या पढ़ते हैं, लंका। इसको क्या पढ़ना चाहिए, ये लंका है, ये क्या है, लंका, क्योंकि ये ङ है, लंका।
और ये क्या है, लड़का। तो आप ng और ड़ इन दोनों के अंतर को ठीक से समझना कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और कब कौन से वर्ण का प्रयोग करना है। मन मर्जी से बिंदु कभी पीछे कभी नीचे इस प्रकार लगाओगे तो अशुद्धियां होगी। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं छोटी बातें करने आया हूं, बड़ी बातें करने नहीं आया हूं। तो एक तो ये मुद्दा है। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं मैं आपको। हम लोग ट वर्ग की बात करते हैं, तीन, ये इसका जो चौथा वर्ण है ट ठ ड और न, इसके बीच जो चौथा वर्ण है यहां भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैं दो चीजें बता रहा हूं। यहां भी दो चीजें हैं। इसको हम लोग ढ पढ़ते हैं, ढ। क्या पढ़ते हैं, ढ। अब ढ कौन सा है? मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा कि कई बार वो बिंदु लगाते हैं और कई बार बिंदु नहीं लगाते हैं। सवाल ये उठता है कि इनमें से सही क्या है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मित्रों, ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन ट वर्ग का जो चौथा वर्ण है, 33 व्यंजनों के अंतर्गत ट वर्ग का जो चौथा वर्ण आएगा वो कौन सा आएगा, वो ये आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आई बात? लेकिन वर्ण दोनों ही हैं। मैं दोनों का अलग अलग बात बताता हूं आपको, इन दोनों को समझना। एक में तो बिंदु नहीं है और एक में नीचे बिंदु लगा हुआ है। क्या है भैया इसमें? दोनों का उच्चारण अलग अलग है। अब उच्चारण को समझना आप लोग। इसका उच्चारण तो है ढ, आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा, ढ। और इसका उच्चारण है ढ, ढ, ढ। मैं समझता हूं आप दोनों का अंतर भली भांति समझ पा रहे हो। ढ, ढ में बिल्कुल जीभ व्यंजन जोरदार मूर्धा पर चिपकती है और जोर दे के बोल जाता है। जबकि जब हम लोग ढ ढ बोलते हैं तो जीभ का जो जुड़ाव है, जो चिपकाव है, वो उतना नहीं होता जितना इसके उच्चारण में होता है। तो ये तो है ढ और ये है ढ। तो पहली बात तो याद ये रखनी है कि ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, वो ये है। ये कौन सा, जिसमें बिंदु होता ही नहीं है। जबकि बिंदु वाला जो है वो कहां होता है भैया, बिंदु वाला कहां होता है? एक तो दोनों का उच्चारण समझ लेना, ढ और ढ। हालांकि ढ जो होता है यह भी उच्चारण की दृष्टि से तो ट वर्ग में ही आता है, लेकिन ट वर्ग के जो 5 वर्ण हैं या 33 जो मूल व्यंजन है उसमें यह कहीं भी शामिल नहीं है। अब दोनों का अंतर समझना कि हम लोग कब बिंदु लगाएं और कब बिंदु नहीं लगाएं। तो पहला अंतर तो उच्चारण में हो गया भैया, ढ ढ, उच्चारण का फर्क है। अब इनका प्रयोग कब कैसे करना है, ध्यान देना। इसका जो प्रयोग होता है ना, वो सामान्यतः किसी शब्द के प्रारंभ में होता है। कहां होता है, प्रारंभ में। जबकि इसका उच्चारण जो होता है वो किसी शब्द के मध्य या अंत में होता है। कुछ अपवाद भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्यतः इसका प्रयोग जो होता है वो किसी भी शब्द के शुरुआत में या प्रारंभ में होता है। जबकि इसका जो प्रयोग होता है ना, वो किसी शब्द के शुरुआत में नहीं होता, किसी शब्द के मध्य में हो सकता है या किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में भी हो सकता है। मैं दो उदाहरण देके बताऊं, आप लोग देखिएगा गलती कहां होती है। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे इस शब्द को आप लोग पढ़िएगा और एक मैं लिख रहा हूं, इन शब्दों को देखना आप लोग। यहां मैंने बिंदु नहीं लगाया और यहां मैंने बिंदु लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ये जो है शब्द के प्रारंभ में आ रहा है, इसलिए बिंदु नहीं लगाना है और उसका उच्चारण होगा ढ। जबकि यहां पर प्रारंभ में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए बिंदु लगाना है और उच्चारण क्या करना है, ढ ढ ढ। अब आप लोग दोनों का उच्चारण करिए। हम लोग इसको तो हम लोग पढ़ते हैं ढक्कन, ढ पे जोर देकर पढ़ना है, ढक्कन ढक्कन। जबकि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं पढ़ाई। कोई हमसे पूछता है भाई क्या कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई पढ़ाई ऐसा कोई भी नहीं कहता। लेकिन एक शब्द है, ध्यान देना, ढाई। एक शब्द है ढाई। ढाई का मतलब समझते हो? ढाई को हम लोग अढ़ाई भी कहते हैं। सॉरी, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाई। ढाई और पढ़ाई बहुत फर्क है।
ढाई बिंदु नहीं आएगा, शुरुआत में है। पढ़ाई बिंदु आएगा। पढ़ाई गलत, सही क्या है? पढ़ाई। अब बात को समझना, अगर कोई को ये लिखता है तो ये गलत है, और ये लिखता है तो सही है। ढक्कन अगर ये लिखता है तो सही है, ढाई अगर ये लिखता है तो सही है। लेकिन अगर ढक्कन को कोई इस प्रकार लिख दे तो गलत है, और ढाई को अगर इस प्रकार लिख दे तो गलत है। मुझे लगता है इन दोनों का अंतर आप लोग समझे होंगे। उच्चारण का अंतर भी समझना है, कहां कब किसका प्रयोग करना है ये बात भी ध्यान रखनी है। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि हम लोग हिंदी के लेखन और उच्चारण में क्या त्रुटियां करते हैं। ये एक बिंदु शब्द के अर्थ का अनर्थ कर देता है, उसकी वर्तनी को अशुद्ध कर देता है। ये वर्णमाला की छोटी छोटी बातें हैं, और मुझे मालूम है कि आप में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है, चूंकि हम लोग जब यहां बात करेंगे तो हम लोग बात को जीरो से करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किसका क्या स्तर है। जिनका स्तर बहुत अच्छा है, उससे भी कई लोग जानकार इस पटल पर होंगे, जो लोग, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी तक शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी बातें इंटरेस्टिंग हो सकती है, उनके लिए नई भी हो सकती है। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम लोग इन बातों का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखते। बड़ी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, अब चीज बताता हूं मैं आपको कि और गलती क्या होती है। देखिए मित्रों, एक होता है अनुस्वार। आज तो सिर्फ मैं सामान्य बातें कर रहा हूं, कोई व्यवस्थित बात नहीं कर रहा हूं। एक तो होता है अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। क्या फर्क होता है भैया? अनुस्वार जो होता है उसमें सिर्फ क्या लगता है? बिंदु लगता है। या सीधा बिंदु ही लगा दूं मैं आपको, कोई बात नहीं, ये बिंदु लगता है। जबकि अनुनासिक की जब बात करते हैं, क्या लगता है? समझ रहे हो बात को? इसको हम लोग कहते हैं बिंदु, और इसको हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु। बिंदु और चंद्र बिंदु। जो बिंदु है वो अनुस्वार है, और जो चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात का हम लोग बहुत कम ध्यान रखते हैं, कब तो अनुस्वार है और कब अनुनासिक है। पूरी बात नहीं करूंगा, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को। जैसे देखिए, आप लोग, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, दो शब्द लिखे मैंने, एक शब्द और लिखता हूं, एक ये लिखा मैंने और एक ये लिखा मैंने। इन शब्दों को ध्यान से देखना आप लोग। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, बिंदु और चंद्र बिंदु से बहुत फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर ये लिखता है चांद, गलत है। चांद जब लिखेंगे तो चंद्र बिंदु ही आएगा। इसलिए कहां बिंदु का प्रयोग करना है, कहां चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, कहां अनुस्वार आएगा और कहां अनुनासिक आएगा, इसके भेद को समझना बहुत जरूरी है। मैंने दो दो शब्द लिखे हैं, उनका देखना आप लोग। अब इनका उच्चारण भी अलग अलग है। इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे हम लोग जोर देके पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे हंस, हंस। इसको पढ़ेंगे हंस, हंस, हंस। इसकी बात करें, इसको हम लोग पढ़ेंगे अंगना, अंगना। और इसको पढ़ेंगे अंगना, 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 हंस, हंस। ये तो है उच्चारण का फर्क। अब आते हैं इसके अर्थ पर। हंस क्या है? हंस एक पक्षी है, हंस एक प्राणी है। आपने सुना है नाम हंस का तो आप लोगों ने, जो पानी में तैरता है। लेकिन हंस, हंस एक प्राणी का नाम है। जबकि हंस, हंस क्या है? हंस एक क्रिया है। हंस एक क्रिया है। क्रिया मतलब कोई ना कोई काम है, हंसना। अरे भाई क्यों हंस रहे हो? है कोई वाक्य लिखता हूं मैं, देखिएगा आप लोग। जैसे आप हंसना बंद करो, आप हंसना बंद करो। अगर इसकी जगह कोई ये लिखता है
आप हंसना बंद करो, ये गलत है और ये सही है। ध्यान देना भैया, ये शब्द गलत है, हंसना नहीं गलत, और ये हंसना ये सही है। हम लोग कहते हैं तालाब में, तो कहते हैं तालाब में, अगर हम लोग ये लिखते हैं ये ये गलत है। यहां क्या लिखना चाहिए हमें? यहां हमें ये लिखना चाहिए, ये सही है। तो तालाब में हंस तैर रहे हैं तब तो ये लिखेंगे, जबकि आप हंसना बंद करो तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्या बता रहा हूं मैं? अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग उल्टा होने से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, उच्चारण भी बदल जाता है। इस बात को भी गंभीरता से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक है अंगना, अंगना का मतलब होता है स्त्री, और इस अंगना का मतलब होता है आंगन। हमारे घर का जो आंगन होता है उसको अंगना कहते हैं, जबकि अंगना स्त्री को हम लोग अंगना कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक से शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं दो चार जो बातें बता रहा हूँ, ये छोटे लेवल की बातें हैं, लेकिन हमारे भाषाई ज्ञान को लेकर अपना बहुत महत्व रखती है। मैं दो चार बातें और भी बता देता हूँ आपको। जैसे एक हल चिन्ह होता है, हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हलंत कहते हैं। हलंत या हल चिन्ह, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग उदाहरण देखिए। आप लोग जैसे मैं दो शब्द लिखता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आज। एक होता है ये शब्द होता है, और एक ये शब्द होता है। ध्यान देना बात पे। जगत और जगत, एक में त में हल चिन्ह लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। ये जो जगत है ना, इस जगत का मतलब होता है कुएं पर बना चबूतरा। कुआं सब लोगों ने देखा है, उस कुएं के ऊपर लकड़ी का या पत्थर का सिस्टम जो बना होता है, तुम लोग चबूतरा कहते हैं ना, उसको कहते हैं जगत। जबकि ये जो जगत है ना, का मतलब होता है संसार। इस दुनिया को, इस संसार को हम लोग जगत कहते हैं। संसार के अर्थ में आप लोग जगत की बात करते हैं तो आपको हलचिन लगाना है, जबकि कुएं के चबूतरे के अर्थ में आप लोग जगत की बात करते हैं तो नहीं लगाना है। इससे सिद्ध होता है कि हलचिन कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, से भी शब्दों में त्रुटि हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिनकी जिनका हम लोग ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, जैसे एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, बताओ फर्क है कि नहीं है? फर्क तो कितना है, एक मात्रा का ही तो फर्क है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? इस मैं का मतलब होता है अंदर, और इस मैं का मतलब होता है स्वयं। मैं, तुम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई, आई मैं पढ़ रहा हूं, तो वहां पर मैं ये लिखना है, जबकि वह कमरे में बैठा है तो मैं ये लिखना है। फर्क पड़ता है इस बात का। दो शब्द और भी लिख रहा हूं, देखिएगा आप लोग। एक है ये तो बहुत माइनर बात है, लेकिन इसका भी कई लोग ध्यान नहीं रखते। एक होता है और एक होता है हैं। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जिनकी आदत क्या है मालूम है? कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनकी कभी बिंदु लगाने की आदत ही नहीं है, बिंदु लगाते ही नहीं है कभी भी, तो भी गड़बड़ है। कई लोगों की आदत क्या है, वो हमेशा ही बिंदु लगाकर ही रखते हैं, तो भी गड़बड़ है। और कई लोग क्या होते हैं, कई लोग अपनी मर्जी से, उनके मूड के हिसाब से, कभी मूड है तो लगा देते हैं और मूड नहीं हो तो नहीं भी लगाते हैं, वो भी गड़बड़ है। तो सही क्या है? सही ये है कि कब बिंदु लगाना चाहिए और कब बिंदु नहीं लगाना चाहिए, ये बात हमें तय करनी पड़ेगी। जब नहीं लगाना है लगा दिया गलत, और लगाना था नहीं लगाया तो गलत। फर्क क्या है? ये जो है इसका वाक्य के अंत में एक वचन के अर्थ में होता है, जबकि बिंदु वाला जो होता है वो बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब वाक्य एक वचन है, हम लोग कहते हैं लड़का पढ़ रहा है, लड़का खेल रहा है, तब हम लोग बिंदु नहीं लगाएंगे, लड़का एक वचन है। लेकिन हम लोग कहते हैं लड़के पढ़ रहे हैं, ऐसा कहेंगे तो बहुवचन है, इसलिए है पर बिंदु लगेगा। ठीक है, एक उदाहरण और ये तो बहुत कम लोग लगाते हैं,
ये बिंदु वाली बात तो फिर भी ठीक है, कई लोग लगा लेते हैं। एक ये होता है और एक ये होता है। एक होता है गई, गई, और एक होता है गई, 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 होता है ना, गई, गई, मतलब एक वचन, ये भी एक वचन है, और गई ये क्या है, ये बहुवचन है। गई और गई, बिंदु लग गया बहुवचन है, बिंदु नहीं लगा एक वचन है। मैं ये फिर बता रहा हूं आपको कि बिंदु लगने से, नहीं लगने से, मात्रा छोटी होने से, मात्रा बड़ी होने से, हलंत लगने से और नहीं लगने से, ड़ और ङ, ढ और ढ, ये जो तमाम वर्णमाला से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं, जिनको लेकर बहुत बार हम लोग त्रुटियां करते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे फिर यही निवेदन कर रहा था, आज चूंकि हमारी परिचयात्मक कक्षा थी, बाकी चर्चाएं जो है हम लोग जब जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, लेकिन एक निवेदन सबसे करता हूं, जो लोग हिंदी में रुचि रखते हैं, जिनका हिंदी में इंटरेस्ट है, तो हिंदी का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सब कोशिश करें। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे पूरी हिंदी आती है या मैं कभी कोई गलती नहीं करता। बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आज भी मैं करता हूं और जिंदगी भर करेगा आदमी, क्योंकि व्यक्ति का पूर्ण हो ही नहीं पाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि हमसे त्रुटियां कम से कम हो, तब हम लोग अच्छा सीख पाएंगे और किसी को अच्छा सिखा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आज चर्चा की, जो बात की है, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज तो शुरुआत थी, जब समय की मांग होगी तो हम लोग आपके लिए बिल्कुल जीरो से लेकर ऊपर तक, फर्श से लेकर अर्श तक जितनी बातें हैं, उन सब की चर्चा लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।